इस तरह के जो तमाम हमारे वक्तागण हैं उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। एक मिनट। वो 3:15 से शुरू करना था लेकिन 4:15 होने जा रहा है ना? तो नहीं, अभी इसके बाद वाला जो होगा ना उसमें हम कर लेंगे। तो हम पहले से 1 घंटा लगभग विलम्ब से हैं। तो हमारे इस हॉल में जितने भी हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि इस सत्र के बाद एक बेहतरीन सांगीतिक संध्या होने वाला है। और यकीनन जिस तरह से आप कल कविता का आनंद ले रहे थे, उसी तरह से आप जो भी साथी जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप रुकें। तो ये शाम वाकई आपकी बेहतरीन शाम होगी। जैसे अवध की शाम जो है बहुत चर्चित है, उस तरह से बनारस में भी शाम अब चर्चित होने लगी है। तो आप इसे आनंद ले पाएंगे। ये सत्र का जो विषय है वो है हिंदी और नई हिंदी। खास करके जो हमारे नए लेखक हैं, नवांकुर लेखक हैं, उनमें जो इंग्लिश की एक ट्रेडिशन डेवलप हुई है, उस इंग्लिश को पढ़ने वाले लिखने वाले के लिए ये सत्र बहुत उपयोगी है। और इस पर बात करने के लिए, इस विषय पे, इस बेहतरीन विषय पे बात करने के लिए हमारे बीच हैं प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव सर। श्रीवास्तव सर के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो बहुत वो होगा कि एक तरह से वो बहुत प्रचलित लोगों की है ना कि सूर्य को दिए दिखाना, उस तरह की कुछ बात हो जाएगी। लेकिन कुछ औपचारिक जो बातचीत है उसके तहत मैं सर का परिचय देता हूँ कि सर की एक बहुत लंबी कविता है जिसे सबको सुनना चाहिए और इसका नाट्य रूपांतरण भी हो चुका है सोन चिरई नाम से, है ना? सोन चिरई इसका नाट्य रूपांतरण भी तो बहुत बेहतरीन है। कई जगह पे आपको मतलब कि अंदर से झकझोर देगा। मैंने इसको देखा था और इसलिए मुझे ये लगता है कि इसकी जिक्र यहाँ पे होनी चाहिए थी। इसके अलावा जो अब तक इनका कविता संग्रह है उसके लिए भारत भूषण अग्रवाल सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें देवी शंकर अवस्थी सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में सर दिल्ली विश्वविद्यालय और इग्नू से दोनों जगह से जुड़े हुए हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस जो इग्नू का एक बॉडी है उसके भी प्रमुख अंग हैं और बहुत सारे पद हैं। तो सभी पदों को हम ना लेते हुए सीधे सर को सादर आमंत्रित करना चाहते हैं। सर आप मंचस्थ हों। और सर के बाद मैं मनोज पांडे सर को भी मंच पे बुलाना चाहता हूँ। मनोज पांडे सर, अगर मेरी आवाज़ अब जा रही है तो आप आएँ। सर जो है मनोज पांडे सर एक बेहतरीन कथाकार हैं। कथा के क्षेत्र में इनकी अपनी पहचान है और लगातार जो समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इनके बारे में जानने सुनने को हमें मिलता रहता है। तो सर का भी मंच पे बहुत स्वागत है। इसके अलावा इसके बाद हम लोग नवीन चौधरी सर को भी बुलाना चाहते हैं। नवीन चौधरी सर, सर का स्वागत है। सर युवा साहित्यकार हैं और सर की हर एक व्यक्ति की अपनी एक विशेष होता है ना। सर की एक विशेष बात यह है कि मार्केटिंग एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं सर। इन मार्केटिंग के क्षेत्र में सर की बहुत अच्छी पकड़ है। दैनिक जागरण के संवादी मंच से भी जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे कथाकार हैं और अच्छी मतलब इनकी कविता और कहानी के क्षेत्र में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो मैं सर का भी बहुत स्वागत करता हूँ। इसके बाद हम भगवंत अनमोल सर को भी हम बुलाना चाहते हैं। युवा साहित्यकार, खास करके जो नई हिंदी के लेखक हैं या फिर नए हिंदी को पढ़ने वाले हैं उनमें सर का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। सर के अभी मैं बात कर रहा था सर के बारे में तो कई सारे हमारे युवा साथी हैं वो कह रहे थे कि ये किताबें मैंने उनकी पढ़ी है, ये किताबें पढ़ी है। तो कई किताबों का जिक्र आ रहा था। तो एक चीज़ और भी बताऊं भगवंत अनमोल सर के बारे में। तो ये स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं। तो इस क्षेत्र में भी इनकी विशेषता है। वर्तमान में इन्हें युवा साहित्य सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इसके लिए भी एक अच्छा कलाटीम होनी चाहिए सर के लिए। और संवाद जो है अनुराग सिंह शेखर जी करेंगे इस पूरे सत्र का। तो मैं अनुराग सिंह शेखर जी को भी मंच पे बुलाना चाहता हूँ कि आप आएँ। और मैं अभी जितने भी मंचस्थ अतिथि हैं सबका सम्मान अभी करने जा रहे हैं। तो सबके सम्मान हम
वो क्लास में बहुत एक्टिव नहीं रहते थे, कभी दिखाई नहीं देते, पीछे से निकल गए, पीछे से बैठ गए और पता चला कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए हैं। कुछ जिनकी बहुत सारे लोगों की रचनाएं आ गई हैं, किताबें आ चुकी है। तो पता चलता है कि अचानक कैसे, तो बोले कैसे नहीं, वो बैक बेंचर्स हैं, इसका मतलब है कि कुछ खास है उनमें। तो जितने भी पीछे बैठे हुए हैं, आपसे नम्र निवेदन है कि आप आगे आ जाएं। तमाम सारे साथी जो पीछे बैठे हुए हैं, आपसे निवेदन है कि आप आगे आ जाएं। अब मैं सम्मान सत्र की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं जितेंद्र श्रीवास्तव सर को सम्मानित कर, उत्तम सर को मैं बुलाना चाहता हूँ जितेंद्र श्रीवास्तव सर को सम्मानित करने के लिए। इसके बाद मनोज पांडे सर जो हमारे बीच कथाकार हैं, उनको सम्मानित के लिए करुणा जी से मैं निवेदन करता हूं कि करुणा जी आप आएं और मनोज पांडे सर का सम्मान करें। नवीन चौधरी सर का नवीन सर को सम्मानित करने के लिए मैं किशन को बुलाना चाहता हूं। किशन आप आएं और नवीन सर का सम्मान करें। अनमोल सर को सम्मानित करने के लिए मैं बंधु आप आए और भगवंत अनमोल सर को आप सम्मानित करें। एक ग्रुप तस्वीर भी होनी है, इसलिए मैं मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करूंगा कि दुपट्टा रचयिता की टीम के सदस्यों ने ये बहुत खूबसूरत लगा। आप आए और अनुराग शेखर जी को सम्मानित करें। यहाँ के बाद खत्म होती है और मैं इस पूरे सत्र के सूत्रधार जो है हमारे बीच अनुराग जी, मैं अनुराग जी को ये मंच सौंपता हूँ कि यहाँ के बाद आप इस पूरे सत्र को संचालित करें। खास करके ये सत्र बहुत मौजू है और इसके विषय बहुत समकालीन है कि नई हिंदी और नई हिंदी, तो इसको हम बहुत बारीकी से जानेंगे और उन सभी लेखक और वक्ताओं के माध्यम से जानेंगे जो ना केवल नई हिंदी को जी रहे हैं, बल्कि अपने नई हिंदी को जीते हुए लिख रहे हैं, गढ़ रहे हैं और दिख भी रहे हैं। तो मैं यहाँ से अनुराग जी आपको समर्पित करता हूँ। बहुत शुक्रिया बंधु, मुझे लग रहा है कि इस सत्र के लिए भी आपका उत्साह वैसा ही रहेगा। तो बिना कुछ विलंब के मैं बात शुरू करता हूँ। विषय हिंदी और नई हिंदी जो रखा गया है आज, ये इस विषय को पहले हमें खोल से निकालना होगा। हिंदी क्या है, उसमें भी नई हिंदी को आप किस रूप में देखते हैं, नई हिंदी की अवधारणा क्या है, क्या जो अभी लेखकों ने लिखना शुरू किया है वो नई हिंदी है, या ये बहस हम और पीछे लेके जाएं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी कुछ इसके बारे में कह रहे हैं, या हम वीर भारत तलवार जी की रस्साकशी पढ़ते हैं उसमें इसके बारे में कुछ। तो नई हिंदी क्या है, नई हिंदी की अवधारणा क्या है, या अगर हम नई हिंदी को हम कह रहे हैं कि ये नई हिंदी है, तो नई हिंदी कब से शुरू हुई हम माने, 1900 से शुरू हुई है, या जब हिंदी नई चाल में ढली वो वाली नई हिंदी है, या अभी जो बातें चल रही हैं वो नई हिंदी। ये एक बड़ा जटिल सा प्रश्न हो जाता है जब हम ऐसे विषयों पर बातचीत करते हैं। तो इस अवधारणा को सबसे पहले मैं प्रोफेसर जितेंद्र जी से ही शुरू करूंगा कि सर नई हिंदी जो आज हमारे सामने है उसको हम किस रूप में देखें, समझें किस रूप में, क्योंकि ये सिर्फ साहित्यिक बहस अब आज नहीं है, लोग बाजार में भी हैं, साहित्य में भी हैं, अन्य जगहों पर भी। धन्यवाद। दो बातें हम लोगों को जाननी चाहिए, ये नई हिंदी, पुरानी हिंदी, ये बात के साथ सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि भाषा नहीं बदलती है, भाषा की प्रकृति बदलती है। हिंदी नहीं बदलती है, भाषा बदलेगी तो व्याकरण बदल जाएगा, व्याकरण नहीं बदला है, कहन का ढंग बदल गया है। भारत में नई चाल में ढलने का मतलब कहन का ढंग बदल गया, तो चीज़ें बदल गई, भाषा नहीं बदली। तो नई हिंदी जैसी शब्दावली का प्रयोग, दरअसल अगर आप इसे बहुत व्याख्या में जाएंगे तो ये कोई बहुत अच्छा प्रयोग नहीं है। नई हिंदी, पुरानी हिंदी, हिंदी है भाई, चाहे वो नवीन चौधरी लिखें, चाहे अनमोल लिखें, चाहे मनोज पांडे लिखें, मैं लिखूं, चंद्रकला जी लिखें, कोई भी लिखे, आप लिखें, हिंदी हिंदी है। तो सबसे पहले तो इसको इस रूप में देखने की ज़रूरत है। भाषा का आचरण जो है वो समुद्र की तरह का आचरण होता है, वो पोखर की तरह का आचरण नहीं होता।
होता है कि वो कतार जो है सड़ जाएगा ना, सड़ जाएगा। तो ये जो जिसे लोग नई हिंदी आजकल कहने लगे हैं, जिसे नई हिंदी कहने लगे हैं लोग, दरअसल ये कहन का एक नया ढंग है। और हमारे वहाँ तो एक भाषा के बदलाव का एक बहुत पुराना मुहावरा है कि एक ही भाषा 5-5 कोस पर जो है वो एक जैसी नहीं रह जाती है। 5 कोस पर बानी बदले, जब पीढ़ियां बदलेंगी, जब 5 कोस पर एक भाषा एक ही समय में एक जैसी नहीं होती है, तो जब पीढ़ियां बदलेंगी तो भाषा तो बदलेगी। यानी आज भारतेंदु की हिंदी तो नहीं चलेगी, प्रेमचंद की हिंदी भी आज नहीं चलेगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्रेमचंद की हिंदी पुरानी हिंदी है। जो हिंदी जिस समय में लिखी जाती है वो उस कालखंड को, या कोई भी भाषा जिस कालखंड में लिखी जाती है उस कालखंड को अभिहित करती है, उस कालखंड को दिखाती है। तो आज जो लोग लिख रहे हैं, नहीं जिस समय में नवीन चौधरी या इस मंच पर 2 लोग हैं, अनमोल लिख रहे हैं और तीसरे मनोज पांडे हैं, जो मैं स्वयं हम लोग लिख रहे हैं, आप देखेंगे कोई ऐसा अंतर नहीं है हिंदी में। फर्क क्या है कि आप कहना क्या चाहते हैं, आपका कंटेंट क्या है, कंटेंट के अनुसार आपकी भाषा बनती है। आप कहना क्या चाहते हैं, आपने क्या विषय चुना है। नवीन चौधरी जो अपने उपन्यासों के लिए, अपने फिक्शन के लिए जो कंटेंट चुनते हैं उसके अनुरूप भाषा चुनते हैं। मनोज पांडे जो चुनते हैं उसके लिए अपनी भाषा चुनते हैं। भगवंत अनमोल जो करते हैं वो अपनी भाषा चुनते हैं। इसी में किसी एक को, यानी अगर भगवंत अनमोल या नवीन चौधरी नई हिंदी में है तो क्या मनोज पांडे पुरानी हिंदी में है? नहीं है ना। ये इस तरह की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। ये सही है, कल भी चर्चा हो रही थी, ये बाजार की भाषा है। बाजार की भाषा को अकादमिक बहस का विषय बनाने से बचना चाहिए। वो बेचने की चीज़ है, वो अपनी चीज़ बेचनी है, नई हिंदी कह के बेच लें, जैसे भी बेच लें, उससे चीज़ नहीं। वो चीज़ के आप बना क्या रहे हैं, ले क्या आ रहे हैं। आप देखें नई हिंदी के नाम पर क्या है, एक लोकप्रिय कवित्री हैं, वो कहती हैं कि तुम्हारी डीपी जूम करती हूँ, युवा लहलोट हो जाते हैं, है ना। जितने युवा हैं वो लहलोट हो जाते हैं कि तुम्हारी डीपी जूम करती हैं, है ना। तो ये नई हिंदी है, हा? लेकिन अरुण कमल या कोई और कवि जब अपने समय के किसी संश्लिष्ट यथार्थ को कह रहा होता है तो क्या इस भाषा में संभव है? इस भाषा में नहीं कह सकते। आपको उसी तनाव वाली भाषा, जिस यथार्थ का जो तनाव है, उस तनाव को अभिव्यक्त करने वाली भाषा लेकर लाना पड़ेगा आपको, तब जाकर आप कह पाएंगे। तो इसलिए ये हिंदी और नई हिंदी नहीं, कई तरह के कहन एक ही समय में हमेशा रहे हैं। जिस समय प्रेमचंद लिख रहे थे उसी समय जैनेन्द्र कुमार आ गए थे। तो जैनेन्द्र कुमार की हिंदी नई हिंदी नहीं थी और न प्रेमचंद की हिंदी पुरानी हिंदी थी। जैनेन्द्र अपना कथ्य लेकर आए थे, वो अपनी बात कह रहे थे। अज्ञे उसी समय में, अज्ञे की कहानी प्रेमचंद ने ही छापी, नाम भी जैनेन्द्र की सलाह पर बात करके अज्ञे नाम भी उन्होंने ही दिया। उसी समय अज्ञे की कहानी आ गई। थोड़े ही समय बाद, यानी कि प्रेमचंद का समय बीतते न बीतते शेखर एक जीवनी जैसा उपन्यास आता है, जिसमें हिंदी में पहली बार अगर किसी को आप मुकम्मल आधुनिक उपन्यास कहना चाहेंगे तो शेखर एक जीवनी है, वो लेकर आ रहे थे। जैनेन्द्र का समय है वहीं पर। तो क्या अब फिर जैनेन्द्र की पुरानी हिंदी हो गई और अज्ञे की नई हिंदी हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है। जो हिंदी है, एक समय की हिंदी हिंदी है, उसकी कहन की अलग अलग शैलियाँ हैं, कंटेंट के अनुसार वो शैलियाँ चलती हैं। युवाओं का मन है, पाठकों का मन है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था नवीन जी से, और आप भी थे वहाँ पर, बाहर खड़े थे। 1972 में गुलसनंदा एक बड़े लोकप्रिय लेखक हुए। 1972 में उनका एक उपन्यास आया, झील के उस पार। उसकी 5 लाख कापियाँ छपी थी। स्टार पॉकेट बुक्स ने 5 लाख कापियाँ छपी थी। उसी वर्ष बनारस से थोड़ी दूरी पर एक जो प्रयाग नाम का शहर है, इलाहाबाद, वहाँ पर एक कुसुम प्रकाशन होता था। रानू नाम के एक लेखक होते थे, उनका एक उपन्यास सूरजमुखी छपा, 2.5 लाख प्रतियाँ छपी उसकी, इलाहाबाद जैसी जगह से। आज आप में से कितने लोग जानते हैं गुलसनंदा को या रानू को, या गुलसनंदा या रानू को जानते भी हो तो कितने लोगों को मालूम है कि ये उपन्यास? हो सकता है कि झील के उस पार नाम की फिल्म आपने देखी हो, लेकिन सूरजमुखी पर तो कोई फिल्म भी नहीं बनी। कितने लोग? उसी समय में जैनेन्द्र के उपन्यास की 2100 प्रतियाँ छपी होंगी, 3100 छप गई होंगी, लेकिन जैनेन्द्र आज भी हैं, क्योंकि समय का यथार्थ जो आया, जिस हिंदी में आया, वो आज भी अप्रासंगिक नहीं है। तो अनमोल लिखें, नवीन चौधरी लिखें, जितेंद्र श्रीवास्तव लिखें,
चंद्रकला जी लिखें, मनोज पांडे लिखें, अखिलेश लिखें, कोई भी लिखे, बचेगा वही जिसमें उसका समय होगा, जिसमें उसका समय होगा। भाषा सिर्फ माध्यम है कहने का, भाषा अंतिम सत्य नहीं है, भाषा अंतिम सत्य नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या जो आप कह रहे हैं जो गंभीर साहित्य है उसकी भाषा हम उसको हिंदी के रूप में देख रहे हैं, या फिर जो आज हमारे सामने एक लोकप्रिय साहित्य है और हर समय रहा, जैसे सर अभी बता भी रहे थे, गुलशन नंदा या रानू जी या जैनीन प्रेमचंद आगे हर समय रहे हैं, तो क्या ये जो बहस आज बन रही है एक तरीके से थोड़ी सी, मुझे कई बार लगता है कि बाइनरी करने की कोशिश है, हिंदी इधर है, नई वाली हिंदी इधर है, आप वाली हिंदी हम नहीं लिखते, एक शब्द जुड़ जाता है, हम कूल हैं, मार्केटिंग की तमाम प्रोपेगेंडा और तमाम तरीके हैं। तो क्या इसको इस रूप में हम देखें कि जो हिंदी है वो गंभीर है और नई वाली हिंदी लोकप्रिय साहित्य की ओर बहुत ज़्यादा झुकी हुई है? वही है जो कुल आपने कहा, यहाँ पर भी ठंडक जुड़ी हुई है जो है, और ख़ास तौर पर, लेकिन मुझे लगता है कि इसे ठीक है, इस बहाने बात इस पर हम कर सकते हैं कि लोकप्रिय साहित्य बनाम गंभीर साहित्य जो है, जिसे ठीक है, और इस पर मैं जैसे कि एक उदाहरण देना चाहूँगा पाउलो कोएल्हो, जो दुनिया भर में खूब पढ़े जाते हैं और उनकी किताबें, इवन अल्केमिस्ट जैसी किताब का अनुवाद हमारे यहाँ कमलेश्वर ने किया है, दूसरी न जाने कितनी किताबें, लगभग मेरे ख्याल से सारी किताबें हिंदी में उनकी जो है छप रही हैं। या डैन ब्राउन हैं जिनके जो एक जासूसी और एकदम से एक अलग दुनिया में ले जाने वाले उपन्यास खूब खूब छप रहे हैं, बिक रहे हैं सब तरफ, दुनिया भर में बहुत बेस्ट सेलर है वो। लेकिन फिर से वही है कि अल्केमिस्ट भी उन अर्थों में साहित्य नहीं है, उससे कहीं न कहीं एक पॉपुलर की तरफ जो है, जो एक पुल है, जो आपको गंभीर साहित्य की तरफ ले जाने वाला एक पुल है, अल्केमिस्ट भी आखिरकार वही है। वो उसकी जो हिंदी समाज की स्थिति है, मुझे लगता है कि कई बार मैं जैसे ठीक है इस नारे को छोड़ दें तो मुझे इतनी एक नई वाली हिंदी है, इसके तहत इतने सारे लोगों का आना, मतलब कि मुझे लगता है कि एकदम ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक बहुत सारे लोग एक ऐसे समय में जहाँ पर किताबें पढ़ना लगभग जो है, मतलब कि एक ऐसी क्रिया हो गई है जिसको करने में ना के बराबर लोगों की रुचि है। तो अगर कुछ पाठक, कुछ 100 पाठक, कुछ 1000 पाठक, कुछ लाख पाठक जो है जिस भी तरीके से अगर आ रहे हैं, तो उनका जो है मतलब इस बहाने एक गंभीर साहित्य की तरफ से मुझे लगता है कि जैसे मैं अपनी निजी अनुभव करूँ, एक जमाने में सुरेंद्र मोहन पाठक में खूब पढ़ता था, गांव में रहता था, गांव में पैदा हुआ और वहाँ पर कोई प्रेमचंद तो थे नहीं। महाभोज एक इकलौती जो पहली साहित्यिक किताब थी, मैंने पढ़ी थी इंटर की छुट्टियों में। वो इसलिए पढ़ पाया क्योंकि मेरे बगल से कोई हिंदी से पढ़ाई कर रहा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और उस समय कोर्स में लगी हुई थी, तो उसकी वजह से उसके घर में महाभोज थी। तो हमारे पास पढ़ने के लिए सुरेंद्र मोहन पाठक थे। फिर उनकी पाठक क्या करते थे कि अभी भी करते हैं कि भूमिका लेखकी लिखते हैं सर। तो एक लेखकी में कई अभी नहीं, अभी तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा सा एक साहित्यकार होने का जो है कुमार उन्होंने भी पाल लिया हुआ है, लेकिन एक बहुत पहले उन्होंने लिखा है कि देखिए, बिकने से चीजें तय नहीं होती। ये जो डाकू हसीना है जो है, या कत्ल, रात में कत्ल, या हवेली में खून टाइप की चीजों से, कि किताबों से ये जो समय है या समय और समाज है, उसकी जो विसंगतियां हैं उसकी पहचान नहीं होगी। उसकी ये उनकी पाठक के शब्द हैं कि उसकी पहचान आखिरकार उन्हीं उपन्यासों से होनी है, जो भले हो सकता है कि 5 साल में जो है जिनकी 2000 कापी बिकती हो या 1000 ही कापी बिकती हो, लेकिन पहचान तो उन्हीं से होनी है। ये जो फर्क, इसमें दिक्कत बस खाली इस समय में मुझे ये लगती है कि इस फर्क को जो है ये सारे प्रकाशक कर रहे हैं लगभग कम या ज्यादा, कि इस फर्क को मिटाने की पूरी जो एक कोशिश है जो है ना, कि लोग एकदम ये कहा गया कि नहीं हर टेक्स्ट एक समान है, हर टेक्स्ट के पाठक हैं, उसको एक बराबर पिच में खड़ा कर देने की जो बात चल रही है, मुझे लगता है कि इस पर हमको बात करनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे अभी जो बात हो भी रही थी कि हम जब 1000-2000 प्रतियों के लिए भी तरसते रहते हैं, उनकी प्रतियां नहीं बिकती हैं, और वो लेखन जब करते हैं तो अपने आप को गंभीर साहित्य में मानते हैं कि मैं किताबें मेरी बिके ना बिके, मैं लिखूंगा वैसा ही जिस तरीके से लिखना है, अपने समय को दर्ज करना है। लेकिन चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको पाठक नहीं मिलते हैं। नवीन जी, आप दोनों ही चीज़ों को लगातार पढ़ते रहते हैं,
सोशल मीडिया पर, मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर आप लगातार जुड़े हुए हैं, लिखते भी रहते हैं और आपकी आवाज़ दूर तक जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पढ़ते हैं। क्या ऐसी क्या कमी रही है कि गंभीर साहित्य के पाठकों का एक बड़ा वर्ग हमारे हिंदी समाज ने तैयार नहीं किया या नहीं करता है? ऐसे कौन से कारक आपको नजर आते हैं? अब मैं जवाब देते टाइम मेरे को संकट ये हो जाता है कि मैं लेखक के तौर पर जवाब दूँ। अभी जो बात हुई, एक तो मैं सहमत हूँ पूरी तरह से, जितेंद्र सर ने बात की थी कि हिंदी मेरे लिए हिंदी है, वो नई हिंदी और पुरानी हिंदी नहीं है। कहने का तरीका समय के साथ चेंज होगा और जो चेंज होगा वो भाषा आपकी आएगी। एक परिचय में जब कहा गया था हिंग्लिश, मेरी इससे भी आपत्ति है कि मैं जिस नई हिंदी को समझता हूँ, अगर मुझे कहना है कि नई हिंदी है तो मैं इंग्लिश को नई हिंदी नहीं समझता। मेरे दोनों उपन्यास में इंग्लिश का प्रयोग उतना ही है जितना किसी पात्र ने कहा है। अगर कोई मेरा पात्र अंग्रेजीदा है तो उसने अपना सेंटेंस अंग्रेजी में कहा है, वरना किताब का बाकी पूरे वाक्य हिंदी में ही है। तो और ऐसा प्रेमचंद भी कर चुके हैं। तो ये जो आवश्यकता है, तो इंग्लिश होते ही मुझे लगता है वो कहानी थोड़ी बदल जाती है। तो हिंदी मेरे लिए हिंदी है, नई पुरानी मत कीजिए। प्रकाशन की दृष्टि से जब मैं देखता हूँ तो मुझे दो समस्याएं नज़र आती हैं हिंदी में विशेष तौर पे, चूँकि मैं पहले दोनों अंग्रेजी ही प्रकाशक थे मेरे और दोनों दुनिया के बड़े प्रकाशक थे जहाँ मैंने काम किया। ये गंभीर और लोकप्रिय की बहस यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कोई आहत हो, मुझे ये लगता है कि गंभीर अपने आप को बताने का प्रयास उसका ज़्यादा है जो बिक नहीं रहा। सच ये नहीं है। किताब को मैं किसी एक अलग प्रोडक्ट की तरह देखता हूँ, प्रोडक्ट कहने पर भी लोग आहत होते हैं। किताब जो है फ्रिज नहीं है कि फटाफट आया फटाफट बिका। कोई किताब होगी जो आएगी, फटाफट निकलेगी, ख़त्म हो जाएगी या टिकी रहेगी, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो धीरे 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 अपनी यात्रा करती जाए। कई ऐसी फिल्मों की बात आप देखेंगे, पहले फिल्म का सेशन था जो फ्लॉप हो गई, गुरुदत्त की बात हो रही थी पिछले सेशन में, और धीरे धीरे आज देखिए गुरुदत्त कल्ट बन चुके हैं। तो ऐसा साहित्य में भी होगा। तो पहली चीज़ मुझे लगता है कि कहानी को कहानी की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। सुबह एक सेशन में मैं सुन रहा था, तब शिवमूर्ति जी किसान की कहानी कह रहे थे, और हिंदी में किसान की कहानी होरी से आगे बढ़ नहीं पाई है, कोई भी लिख रहा हो। किसान के संघर्ष आज भी वैसे ही हैं, लेकिन किसान के जीवन में कई नए संघर्ष आए हैं। हो सकता है मैंने ना पढ़ा हो, लेकिन जो मुझे नज़र नहीं आया, मैंने चूँकि चुनाव में भी काफ़ी काम किया है, मैंने ग्राउंड पे जाके चीज़ें देखी। किसान वो किसान नहीं रहा है, किसान बदल गया है। उसको ये पता है कि अपने किसान होने का फ़ायदा कैसे उठाना है, उसे ये पता है कि सरकार से पैसे कैसे वसूलने हैं, उसे ये भी पता है कि कर्जे माफी का चक्कर पॉलिटिकल कैसे करना है। क्या ये किसान की कहानी हम बताना चाहते हैं? ऐसा किसान है तो वो किसान भी है जैसा होरी था, दोनों है। आज के समाज को हम क्या कर रहे हैं, एक आदर्शात्मक ढांचे में बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं ये गंभीर है। असल में हम समाज से जुड़ ही नहीं रहे। जैसे ही आप समाज से जुड़ के उसकी कहानी कहना शुरू करेंगे, आप कनेक्ट कर जाएंगे। होरी से हम आज भी इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि होरी आज भी है, लेकिन वो किसान भी है जिसकी मैं बात आज कर रहा हूँ। आज जो है किसान, जब उसका नोएडा में ज़मीन बिकती है तो फॉर्च्यूनर खरीदता है, स्कॉर्पियो खरीदता है, पीछे अपनी जाति का नाम लिखता है, एक हैंडगन खरीदता है, आईफोन खरीदता है, उसका बेटा पब में जाके गोली चला देता है। और किसान ने जितना पैसा कमाया ज़मीन से, वो सारा पैसा कोर्ट कचहरी में ख़त्म हो गया। किसान का नया संघर्ष ये है। क्या हम इसकी बात कर रहे हैं? जब आप ये करेंगे, आपका पाठक जुड़ना शुरू हो जाएगा। मेरा पहला उपन्यास जो है वो छात्र राजनीति पर है। अब उसको नई हिंदी कहिए, आप पुरानी हिंदी कहिए। छात्र राजनीति और जातिवाद मेरा ये विषय था उसका। 1995 से 2000 की कहानी है और मेरा 70% पाठक 2000 के बाद पैदा हुआ है और उसको लगता है कि उसकी कहानी है। तो क्या मैं उस कहानी को कनेक्ट कर सकता हूँ? मेरा सेकंड नॉवल ऑफकोर्स वो मार्केटिंग ट्रिक है कि ढाईचाल उसका नाम है, हालांकि वो विषय से भी है, लेकिन उस नाम को छोड़िए, वो कहानी जो है एक उन्नाव रेप केस के ऊपर आधारित है। मीडिया और पॉलिटिक्स कैसे खेलता है, ये मेरे समय की कहानी है और वो रीज़न है कि पाठक जुड़ता है। यही चीज़ आप देखेंगे कि जिसको गंभीर कहा जा रहा है अगर भाषा के तौर पे, ऐसा नहीं है कि आज की डेट में वो नहीं पढ़ा जा रहा। बहुत रिसेंट एग्जाम्पल है, राजकमल से उपन्यास आया गौतम चौबे का चक्का जाम। मैं उसको पढ़ रहा था, पुरानी कहानी भाषा जो है वो नई हिंदी की भाषा तो नहीं कहेंगे, एकदम पुरानी गंभीर साहित्य में भी नहीं आएगा, लेकिन जब मैं उस कहानी को पढ़ता हूँ तो जिस तरीके से वो कहानी मुझे 60, 70, 80 के दशक की कहानी वो कहते हैं, वो कहानी मुझे आज में कनेक्ट होती नज़र आती है। आज भी पॉलिटिक्स मुझे वैसी ही नज़र आती है। तो जब साहित्य को आपने इस तरह से जोड़ना शुरू किया, पुरानी कहानी कहें, नई कहानी कहें, आगे अगर वो कनेक्ट करता जाएगा पाठक के साथ तो पाठक पढ़ेगा उसको।
मेरे को लगता है कि दो तरह की चीज़ें हैं जब पाठक किताब पढ़ता है, जब मैं उसको मार्केट करने की दृष्टि से देखता हूँ। एक तो यूनिवर्सल फैक्टर है, वो ऐसा क्या है जो मैंने देखा था 1995 से 2000 की जिस जातिवाद की कहानी मैं बताता हूँ, वो जातिवाद आज 2024 में बच्चा 25 में बनारस में भी देखता है, लखनऊ में भी देखता है। ये यूनिवर्सल फैक्टर है जो आपको कनेक्ट करता है। एक नीश है जो मैं नहीं जानता, जो आपने मुझे बताया अपने लेखन के माध्यम से, और जब वो नीश चीज़ है, जब वो मेरी नॉलेज को बढ़ाता है, तो फिर जो है मैं आपके साथ फिर से जुड़ता हूँ। तो ये जो है कहानियाँ उसी हिसाब से पढ़ी जाएंगी। कोई आज ही हिट हो सकती है, हो सकता है कि मेरे उपन्यास अभी 5 साल के बाद कोई न पढ़े, और हो सकता है पढ़ता रहे। अभी चूँकि 7 साल तक पढ़ ही रहे लोग, तो मुझे लगता है आगे भी पढ़ेंगे ही। तो ये संभावनाएं हमें भविष्य में पता लगेंगी। लेकिन आज की तारीख में मुझे ये लगता है कि जो जितन सर ने बात कही थी, मैं उसी को रिपीट करूँगा कि अगर आपने अपने समय की बात को की है और समय को भविष्य के हिसाब से देखना शुरू किया कि ये समाज किस दिशा में जा रहा है, अगर आप ये दिशा दिखा पाए तो कनेक्ट कर जाएगा। राग दरबारी आज भी पढ़ लीजिए, कनेक्ट आप सब करते हैं उसके साथ। बिल्कुल ठीक बात है, जो कनेक्ट करने वाली बात है। ये बात तो हमेशा जैसे शिवात्मा जी आप कहते हैं कि जो आपके मन में पक रहा है उसको पकने दीजिए, जब पक जाए तब आप लिखिए। इतनी बेताबी ना हो, इतनी जल्दी ना हो कि आपके मन में कुछ आया और तुरंत उसको उतार दें। तो मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस विषय पर आज हम चर्चा करें, जैसे हम नई हिंदी हमने इस विषय में रखा हुआ है, हिंदी और नई हिंदी। एक सवाल मेरे मन में और भी आता है रघुवन जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो नई हिंदी है, संबोधित किसको करते हैं? नई हिंदी का संबोधन किसकी ओर? देखिए, भाषा क्या है ना, भाषा एक ये संप्रेषण का माध्यम। हमारा जीवन हो या किसी का जीवन, जो ये समाज जो होता है समय से बदलता है। भाषा भी हर समाज से ही बदलती है। हिंदी हो या हिंदी हो या नई हिंदी हो, संप्रेषण का ये माध्यम है। हाँ, साहित्य का ये मतलब होता है कि जो ये समाज की बात करे, समाज की बात करे। कहीं नहीं लिखा कि भाषा की बात करे। हाँ, भाषा शायद दूसरी चीज़ है ना माध्यम है। जो है ना, मनोज सर ने बताया है, जितेंद्र ने नहीं, देखिएगा बात ही सेम है। ये एक छोटा जो है ना बच्चा था मैं, और मेरे जो है ना कॉलेज में एक टीचर आते हैं, बहुत जो है ना तेज होते हैं, बढ़िया होते हैं, पढ़ाते हैं मैथ पढ़ाते हैं, बहुत हाई नॉलेजेबल होते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी बात समझ में ही नहीं आती है। क्यों? वो बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है उनके पास। तो फिर ज्ञान होता है तो हाँ, नौकरी भी ले लग जाती है। फिर दूसरे टीचर आते हैं, कम नॉलेजेबल होते हैं। हमें ये लगता है मैथ ऐसा टॉपिक से पढ़ाएंगे भी। वो आते हैं बड़े साधारण सी भाषा में पढ़ाते हैं, और हाँ सबको मालूम चलता है चीज़ें क्या है। भाषा जो है ना, आपकी ये बात को दूसरों तक पहुंचाती है। बस भाषा पे बात ही नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए साहित्य पे। आपने 300 पेज की किताब जो भी ये लिखी है, आप बोलना क्या चाहते हैं? कला बहुत अच्छी दिखा दी आपने, भाषा काकी के रारी रे, ठीक बात, लेकिन 300 साल के बाद में हाँ नई पीढ़ी जो है ना पूछेगी कि मेरे हाँ पूर्वजों ने क्या लिखा था, तो आप क्या जवाब दें? मेन है ये जो है ना बात क्या बोलना चाहते हैं, है ना। सर ने बात बोली, सब ने बात बोली, तो मेन भाषा ही नहीं है, भाषा एक माध्यम है। जैसे माइक माध्यम है, माइक ना भी हो तो भी आपको बात पहुंचा सकता है। बंगाली में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहुंचाया। भाषा पे टॉपिक ही नहीं होना चाहिए, मेन होना चाहिए कि हम अपने लेखन के माध्यम से क्या बेहतर देने जा रहे हैं समाज को। आप कह रहे हैं भाषा पर बात नहीं होनी चाहिए, दूसरा माध्यम नहीं, बिल्कुल इसी पे बात नहीं हो। तो चीज़ें तो बहुत सारी, जैसे आप भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, घटनाएं बहुत सारे आप भी देखते हैं, जो हम दर्ज करते हैं, जो एक साहित्यकार रचता है। क्योंकि साहित्यकार के रचने में भाषा और शिल्प
बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम मुझे लगता है कि ये कहकर के तो नहीं निकल पाएंगे कि भाषा पर बात ना हो, सिर्फ तथ्य पर बात हो। तथ्य मेरे पास भी है, तथ्य आपके पास भी है, तथ्य आपके पास भी है, लेकिन जो उसको बहुत प्रभावी ढंग से कहेगा, क्या वह भाषा, क्या वह बात ज़्यादा असरदार नहीं होगी? मनोज जी। भी आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन एक शिल्प को, भाषा को बहुत कमतर चीज मानने का एक चलन रहा है। और जैसे ही कोई थोड़ी बहुत सुंदर भाषा लिखने लगता है या शिल्प की बात करने लगता है तो बहुत सारे लोगों के लिए कलावादी, रूपवादी होने लगता है। सब ठीक है, तुरंत इस तरह के विशेषण मिलने लगते हैं, या फिर लोग जो है ये कहेंगे भाई ये तो भाषा में जलेबी काटते हैं या कुछ भी, तमाम सारी चीज़ें। देखिए, एक भाषा ही वो चीज़ है जो किसी एक व्यक्ति को लेखक बनाती है और दूसरे को नहीं बनाता। जो कंटेंट है, एक रिक्शा वाला जो दिन में 4 बार गाली खा रहा है, एक जो सफाई है जो एक हिंदुस्तान जैसे देश में जो हम इतनी बढ़िया व्यवस्था होने का गौरव भरा ढोंग करते रहते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी मशीनें नहीं है कि वो गटर साफ कर सकें, उसमें हमारे आपके जैसे जिंदा इंसान उतरते हैं, उसके पास कंटेंट नहीं है। लेकिन उसको भाषा अर्जित करने का, जो अपनी बात कह सके, ये चीज़ ये अर्जित करने की जो सामाजिक स्थितियाँ थी, उसकी आर्थिक स्थितियाँ थी, उसमें उसके लिए ये काम संभव नहीं हो। तो भाषा के प्रति मुझे लगता है कि हम सबको जो है, इवन कोई भी कंटेंट है, और कई बार अगर आप दुनिया भर के लेखों के बारे में पढ़ेंगे तो जो कंटेंट है, जो एक चीज है, आपने तय किया कि नहीं इस चीज पर एक कोई विजुअल है, कोई दृश्य है, कोई घटना है, कोई विचार है, जिस पर तय किया कि आपको किताब एक लिखनी है। लेकिन अगर आप उसको कहने का सही फॉर्म, सही सलीका, सही तरीका नहीं अर्जित कर पाते तो कई बार वो कंटेंट आपके साथ ही खत्म हो जाता है। आप जिस दिन मर जाते हैं आपका कंटेंट भी मर जाता है, वो कभी सामने नहीं आता है। और ये दुनिया के महानतम लेखकों ने, एकांत के 100 वर्ष का किस्सा आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा जो है कि दुनिया के महानतम लेखकों ने उस किताब के लिए सही कंटेंट का इंतजार किया लंबे समय तक, उसके पहले वो नहीं लिख पाए उसको। तो जो भाषा और शिल्प को, ठीक है कंटेंट प्राथमिक है, पहले आता है, लेकिन यह है कि अगर वो शिल्प और भाषा नहीं आएगी तो कंटेंट कभी भी बयान नहीं किया जा सकेगा। इसलिए किसी भी तरह से शिल्प और भाषा कंटेंट से कमतर चीज नहीं है। तो मुझे लगता है इन चीज़ों पर तो मैं तो कम से कम ऐसे ही सोचता हूँ। जी जी बिल्कुल। जितेंद्र जी, हम भक्तिकाल को पढ़ते हैं और भक्तिकाल के बारे में कई सारी, जब जो जन की भाषा है वही साहित्य की भाषा है, और वो ऐसे साहित्य की भाषा नहीं है जो चलताऊ किस्म का, अखबारी किस्म का वो साहित्य जिसको आज हम कहते हैं, वैसा साहित्य नहीं है। गंभीर साहित्य है, उसको लगातार पढ़ा जाता है, पर लोक का भी साहित्य है और गंभीर साहित्य भी। और जब हम ये देखते हैं कि तुलसीदास जो संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, लेकिन उन्होंने संस्कृत को न चुन करके अवधि और ब्रज का चयन कर रहे हैं, या भक्तिकाल के अन्य कवि, और मुझे लगता है एक बड़ा कारण है कि इस वजह से ही उसको लोक जागरण कहा गया। क्या आज के समय में जो हिंदी और नई हिंदी की हम बहस कर रहे हैं, आपको ऐसा दिख रहा है कि जो समाज की भाषा है, ठीक उसी भाषा में उतने ही गहराई के साथ उतर करके हम एक अच्छा और गंभीर साहित्य जिसको आप कह रहे हैं, जो दीर्घजीवी तुलसीदास, कबीर या उनके समय के 500, 700, 800 साल के बाद भी हम अगर पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, क्या आज के समय में ये संभव होता आपको नजर आता है? गोतिया को अस्वीकार कर दिया गया। वो ये कह रहे थे कि भाषा को केंद्र में मत रखिए, वो चीज़ कंटेंट को केंद्र में रखिए और देखिए कि उस कंटेंट के लायक भाषा बनी है कि नहीं बनी है, न कि भाषा पहले चुन लीजिए और कंटेंट बाद में लाइए। वो ये कहना चाहते थे, इसलिए हमें लगा कि बात इधर से उधर मूल रूप से उनका उद्देश्य था। दूसरी बात ये है कि कभी भी महान साहित्य जो लिखा गया, जिसकी स्वीकृति बनी है, वो जनता की भाषा में ही बनी है। वो भक्तिकाल ही नहीं, महान प्रेमचंद भी उसके उदाहरण हैं। और प्रेमचंद ही इस बात के भी उदाहरण हैं कि गंभीर भी लोकप्रिय होता है, हाँ, और लोकप्रिय भी गंभीर होता है। हमेशा लोकप्रियता गंभीरता का विलोम नहीं होता, और गंभीरता भी लोकप्रियता का विलोम नहीं होता। हम जब अगर सिर्फ आप कविता की बात कर रहे हैं तो मैं कविता में ले आऊँ, एक ही समय में केदारनाथ सिंह की भाषा अलग है, रघुवीर सहाय की भाषा अलग है, विजयदेव नारायण शाही की भाषा अलग है, ये सब एक समय के कवि, कुंवर नारायण की भाषा अलग है, लेकिन सब जो बात कह रहे हैं
जो कंटेंट अपने लिए चुनते हैं उसके अनुरूप भाषा का चयन करते हैं, इसलिए वो हमारे दौर के बड़े और किसी हद तक कालजयी कवियों की कोटि में पहुंचते हैं। जो ये नहीं कर पाते वो नहीं पहुंचते। जब मैं इन कवियों का नाम ले रहा हूँ तो इनके साथ कम से कम 500 कवि और भी लिख रहे हैं, उसी दौर की पत्रिकाएं उठा लेंगे, उनका कोई नाम लेवा नहीं है, वो खत्म हो गया, क्योंकि उनके वहाँ न कंटेंट में नयापन था न कहन में नयापन था, तो दोनों चीज़ें। तो जनता की भाषा हमेशा महत्वपूर्ण है। अब देखें, अज्ञे की मैं प्रशंसा कर रहा था, लेकिन अज्ञे की भाषा भी कोई जटिल भाषा नहीं है। दिक्कत क्या हो जाती है कि वहाँ बौद्धिकता बहुत है, इसलिए वो बौद्धिकता का वहन करने वाली भाषा वहाँ आ जाती है, इसलिए वो आम आदमी के लिए नहीं होती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आम आदमी की भाषा में नहीं है इसलिए अज्ञे की रचना कम महत्वपूर्ण हो गई। कई बार आम जनता की भाषा में लिख के भी महत्वपूर्ण लिखा जा सकता है, और कई बार मैं लिखा रहा था कि आप किस तरह की का विषय वस्तु, यानी कि अगर आप बहुत बौद्धिक किस्म की विषय वस्तु चुन रहे हैं तो भाषा भी वैसे ही हो। अगर आप मनुष्य के अस्तित्व पर बहस कर रहे हैं तो जाहिर है कि वो बहुत उतना बोधगम्य नहीं होगा। नदी के द्वीप उस ढंग का बोधगम्य उपन्यास नहीं हो सकता है जैसे कि गोदान को कह सकते, हालांकि गोदान भी उतना बोधगम्य उपन्यास नहीं है जितना बोधगम्य उसे मान लिया जाता है। हाँ, गुनाहों का तिलोता की बात कह सकते हैं, क्योंकि गोदान पढ़ने में सहज है, लेकिन सहजता की संश्लिष्टता अधिक महत्वपूर्ण होती है। वो सहज दिखता है, उसके भीतर की संश्लिष्टता को रेखांकित करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। गोदान की त्रासदी को समझना, होली की त्रासदी को समझना एक रैखिक दिमाग से संभव नहीं हो सकता, एक रैखिक दृष्टि से संभव नहीं हो सकता। तो भाषा के मामले में जब भी विचार करें तो हमेशा रखें कि हमेशा ये दोनों चीज़ें रही हैं कि जनता की भाषा में भी महान साहित्य लिखा गया है और जो विशेष किस्म की भाषा है उसमें भी महान साहित्य लिखा गया है। मूल चीज़ वही थी कि जो आपने चुना उसके लिए शिल्प और भाषा पर कितनी मेहनत की आपने। सिर्फ शिल्प से बात नहीं बनेगी जैसा मित्र कह रहे थे, और सिर्फ कंटेंट से भी बात नहीं बनेगी। ये लोकप्रिय साहित्य के साथ थी। लोकप्रिय साहित्य में भी गुलशन नंदा को मैं का जिक्र कर रहा था, तो गुलशन नंदा कम से कम पढ़ते हुए आपको एक ऐसी स्थिति तक तो ले ही जाते हैं कि आपको लगता है कि एकदम समय बर्बाद नहीं किया आपने, कुछ तो आपके हिस्से में आया। हाँ, आपको वो आप देखेंगे कि उनके वहाँ विद्रूपताओं की आलोचना है। उस लोकप्रिय लेखन में विद्रूपताओं की आलोचना करते हैं गुलशन नंदा। कई ऐसी चीज़ों को एक आपको वहाँ स्त्री स्वर भी मिलेगा, वहाँ आपको राष्ट्रीयता का स्वर भी मिलेगा, वहाँ प्रेम का वह रूप भी मिलेगा जहाँ पर तमाम जो वर्गीय धारणाएं हैं वो ध्वस्त होती हैं। तो अगर लोकप्रिय लेखन की व्याख्या में भी आप जाएंगे तो उसको भी देखने का नज़रिया बहुत क्लियर होना चाहिए। उसको अगर आप बहुत घटिया मान करके किनारे कर देंगे तो आप कोई किसी नतीजे तक नहीं पहुँचेंगे। तो हमेशा ये चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि जन की भाषा में महान साहित्य लिखा गया और दूसरा किनारे चला गया, या जो बहुत विशेष भाषा है उसमें महान साहित्य। हमेशा दोनों चीज़ें चलेंगी। और हर दौर में सुरेंद्र मोहन पाठक जैसे लोग भी होंगे, नवीन चौधरी जैसे लोग भी होंगे, भगवंत जी जैसे, मनोज जी जैसे, हम सब जैसे लोग हर कालखंड में होंगे। और वही कि बचने के लिए आपको अपने समय के साथ जूझना होगा। जो जितना जूझेगा अपने समय के साथ अपने कृति में, वो उतना टिकाऊ होगा। इसका लोकप्रियता से और इस विमर्श से कोई बहुत लेना देना नहीं है। और ये इतिहास और ये जो बातें हम कह रहे हैं ये इतिहास के आधार पर कह रहे हैं। ये जो 1000 साल का हिंदी साहित्य का इतिहास है या दुनिया के साहित्य का इतिहास है, आप उसको उठा कर देखें। आज आप अंग्रेजी के लोकप्रिय लेखन को याद कीजिए, जिनको एक दौर में यहाँ पढ़ा जाता था, आज उनको कौन पढ़ता है? जो पल्प लिटरेचर के दायरे में थे कोई नहीं पढ़ता। बिल्कुल। आज आप में से कितने लोग हैं जो जेम्स एडली चेज को पढ़ते हैं भारत में? एक समय में ये सुरेंद्र मोहन पाठक उनका अनुवाद करते थे उनका, और वो लाखों की प्रतियों में बिकते थे। ये जनप्रिय लेखक है ओम प्रकाश शर्मा, लाखों की प्रतियों में बिकते थे। वेद प्रकाश शर्मा लाखों में बिकते थे, करोड़ों में बल्कि उनके एक उपन्यास के लिए तो करोड़ों की बात की, लेकिन वो कृतियाँ नहीं रहती। लेकिन लोकप्रिय लेखन में भी, जैसे मैं गुलशन नंदा का जिक्र कर रहा हूँ, जब भी लोकप्रिय लेखन के समाजशास्त्र की बात होगी, लोकप्रिय लेखन के साहित्यिक मूल्य की बात होगी, तो गुलशन नंदा एक उदाहरण के रूप में आएंगे, लेकिन और कई लोग नहीं आ पाएंगे। ठीक बात है। लोकप्रिय लेखन में जितने की चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, उनको उठा करके रख दिया गया है। ठीक है।
और जब हम दूसरी तरफ जैसे आप प्रेमचंद के हम गोदान की मैंने जिक्र किया, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सरल है, लेकिन उसमें भी संश्लिष्टता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके पीछे का मैकेनिज्म है और वो उसको दर्शाने की कोशिश की है। जो आज का लोकप्रिय साहित्य लिखा जा रहा है, नवीन, आप अच्छे अध्येता हैं, उन चीज़ों को लगातार आप पढ़ते भी रहते हैं, क्या उस लोकप्रिय साहित्य में सिर्फ ऐसा आपको नहीं लगता कि सिर्फ यथार्थ को ही दर्ज कर दिया जा रहा है? और क्योंकि साहित्य सिर्फ यथार्थ दर्ज नहीं करता, जो साहित्य जी रहा है, एक लंबी यात्रा कर रहा है, वो बहुत बार यथार्थ को जीता भी है और समस्याएं हैं तो हल की ओर भी कोशिश करता है या एक आदर्श भी प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। आज के जो साहित्य हैं जिसको हम लोकप्रिय श्रेणी में रख रहे हैं, क्या वो ऐसा कर रहे हैं? हाँ, ऐसा भी कर रहे हैं। कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं? एक और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ जिसको कोई साहित्यकार स्वीकार नहीं करता, वो ये है कि हम सबका एक टारगेट ऑडियंस है। हम किसके लिए लिख रहे हैं और हम क्यों लिख रहे हैं ये हमें पता है, लेकिन हम इसको मानना नहीं चाहते। अब ABCD से OI से ही आप पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को एक ऐसा वर्ग पढ़े, युवा वर्ग पढ़े और ज़्यादा संख्या में पढ़े, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस भाषा का इस्तेमाल उस कहानी में करते हुए और इस तरीके से उस कहानी को बोलूँ कि उसको समझ में आए, उसको मेरा विषय समझ में आए। अगर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, मैं एक बौद्धिकता देना चाहता हूँ, मैं अपनी भाषा का चयन वैसा करता हूँ, मैं अपने तथ्य को उसी हिसाब से देखूँगा, मेरा प्लॉट भी उसी तरीके से होगा और मैं इसी तरीके से अपनी बातों को लिखना चाहूँगा। तो जब मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ तो फिर मुझे शिकायत नहीं होनी चाहिए कि यार मेरी 1000 ही कॉपी तो किसकी 10 कैसे लिखी। मैंने तय किया था कि मुझे ये लिखना है, मैंने ये तय किया। अच्छा, जैसे सर कहते हैं पाठक जी आजकल वाकई ये कोशिश कर रहे हैं, मनोज जी ने शायद कहा था कि मैंने देखा कि वो साहित्यकारों में दिखने की कोशिश कर रहे हैं। पाठक जी का हमेशा से उद्देश्य था बिकना, पैसा प्रमुखता है। आज भी आप बात करेंगे तुरंत पैसे की बात करेंगे और उसमें मुझे कोई समस्या नहीं लगती है, पैसा क्यों ना कमाया जाए। लेकिन जब वो पैसे के लिए आप लिख रहे हैं और आपने ये तय किया है कि 5 लाख 7 लाख लोग आपकी किताब पढ़ें, तो आपने उस हिसाब से लिखा कि रिक्शे वाला भी आपकी कहानी पढ़ सके और इस मंच में बैठे सभी लोग भी पढ़ के समझ सके। तो उन्होंने भाषा वैसी चुनी है, तो निश्चित तौर पे वो लॉन्ग रन में नहीं रहेगी। आपने इमीडिएट कुछ मसला उठाया तो उनको ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मुझे साहित्यकार नहीं माना गया। तो सर आपने जो चाहा था आपने वही किया। तो मुझे लगता है कि अभी ऐसा भी हो रहा है कि हाँ, हमारे साथ के लेखकों ने उसको दर्ज किया उसी तरीके से कुछ। और ये भी मानिए कि इनके पहले कईयों के पहले उपन्यास हैं, दूसरे उपन्यास में वो ज़्यादा बेहतर लिखते हुए पाए गए हैं। तो उन्होंने एक प्रयास किया, पाठक भी ड्रो करता है, लेखक भी ड्रो करता है। एक चेतन भगत सबसे ज़्यादा ट्रोल किए जाने वाले लेखक हैं इस देश के, लेकिन चेतन भगत का पूरे पब्लिशिंग जगत को, हिंदी अंग्रेजी दोनों को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि चेतन भगत नहीं आते तो ये इंडस्ट्री मर गई थी यहाँ पर। चेतन भगत ने उस बच्चे को जो हिंदी पढ़ता था उसको अंग्रेजी पढ़ना सिखाया। अब उन्होंने कैसा लिखा उस विषय को छोड़ दीजिए, वो अपना बहस का विषय है, लेकिन जिसने पढ़ा उसको मज़ा आया पढ़ के, उसको अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, उसको अपना प्रेम प्रसंग याद आ गया, उसको याद आया, खत्म हो गई कहानी। पढ़ने की आदत शुरू हो गई। चेतन भगत को पढ़ने वाले ही अरुंधति रॉय तक भी जा रहे हैं। अगर हम सुरेंद्र मोहन पाठक की बात करें तो उसी में से एक चंक जो है वो आगे भी जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की एक थ्योरी है, माइक्रोसॉफ्ट का सब लोग पायरेटेड वर्जन यूज़ करते हैं। आपने सुना भी होगा कि वो केस कर देते हैं, लेकिन क्या आप में से किसी के ऊपर कभी केस हुआ है? कभी नहीं हुआ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है सिर्फ कॉर्पोरेट्स के ऊपर केस करता है, इंडिविजुअल पे नहीं करता, चाहे तो कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट का ये कहना है कि जिसने एक बार मेरा प्रोडक्ट यूज़ किया, जिस दिन उसके पास पैसे होंगे वो खरीदेगा। और ये सच है, मैं अब पायरेटेड यूज़ नहीं करता, जब स्टूडेंट था तब करता था। यही बात साहित्य की है कि आज जो आप पहले पढ़ना तो शुरू करिए। एक बार आपने पढ़ना शुरू किया, आपको जैसे ही वो रुचि जगेगी, आपका वो बौद्धिक विकास होना शुरू होगा, आप विषयों को भी चेंज करेंगे और आप जो है भाषा भी दूसरी देखनी शुरू करेंगे। मैं उपन्यास प्रेम कहानियों से शुरू हुआ, क्राइम पढ़ा मैंने, फिर इसके बाद जो है मैं हिंदी साहित्य से जुड़ा, फिर मैंने हिंदी साहित्य को पढ़ा। अब मेरी जो रुचि है उम्र बढ़ती जा रही है, समझ का फेर हो रहा है, मेरी दुनिया चेंज हो रही है। अब मेरा जो फोकस है वो नॉन फिक्शन। तो पाठक जो है इसी तरीके से, हर पाठक, आप, मैं, सर जो भी बैठे हैं, हम सबका विकास इसी तरीके से होगा, अनलेस कि आप हिंदी या इंग्लिश डिपार्टमेंट के हैं, क्योंकि वहाँ आपको ट्रेनिंग ही दी जाती है कि आपको इस तरीके से पढ़ना है। बाजार के दबाव की बात हो रही है और करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका दबाव और उसका प्रभाव दोनों ही बढ़ा है।
क्या अगर भगवंत जी मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जो आज की हिंदी है, क्या उससे उसका लोक छूट रहा है और कुछ अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द उसमें लगातार शामिल हो रहे हैं? जो आज की यंग जो यूथ है वो जिस तरीके से हिंदी का इस्तेमाल कर रहा है उससे उसका लोक छूट रहा है और अंग्रेजी का बहुत सारे शब्द उसमें लगातार घुलते मिलते चले जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि उनकी स्वीकृति होती चली जा रही है। जगन्नाथ जी, हमने पहले बोला कि भाषा जो होती है ना सभी है ना शब्दों को साथ में हाँ ले करके है नंबर एक। आज की डेट में हमारी जो है ना लड़ाई भाषा से नहीं है, हमारी ये जो है ना रील से। सारा दिन आप देखिए कानपुर पे रहता हूँ, छोटे शहर में लोग 10 बजे हाँ दुकान खोलते हैं और फिर रील देखना चालू करते हैं, शाम को 7 बजे तक जो है ना रील देखते हैं। और जब जाते हैं घर तो बीवी से बोलते हैं थक गए आज। तो आज की डेट में हमारी कोई लड़ाई हम भाषा से नहीं है ना, साहित्य से नहीं है ना, सब कुछ है जो है ना वीडियो से रील्स। तो आप वीडियो में भी जो है ना छोटे वीडियो या आप हाँ किसी को खींच के देखें कि आपने PVR में जो है ना पिक्चर कब से नहीं देखी, काफ़ी टाइम हो जाएगा। पूछिए क्यों, 3 घंटे बैठ के देखना पड़ेगा। किताबें छोड़ दीजिए, रील में 5 सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं कि देखना है कि हाँ जो है ना नहीं देखना है। तो पिक्चर देखते नहीं, किताबें क्या भाषा की बात कर रहे हैं। अब पहले हमें अपने बच्चों में चौपे जो है ना आदत डालनी पड़ेगी कि हम किताबें पढ़ते हैं तो आप भी पढ़िए, और फिर जब किताबों पे होगी तो भाषा पे आए। अब पहले ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो हमारा एक जो कंसंट्रेशन जो थी, जो दायरा था पहले, हम लगातार 3 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की सेटिंग करते थे, वो लगातार कम हो रहा है और आज के टाइम में वो स्पैन बहुत ज़्यादा घट गया। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हम 5 सेकंड में तय कर लेते हैं देखना है कि नहीं देखना है। लेकिन मैं जो जितेंद्र सर आपसे ही जो मैं पूछना चाह रहा था, जैसे साहित्य के बहुत सारे उद्देश्य लोग अलग अलग तरीके से लोगों ने बताए हुए हैं, ठीक है, कि भाई जो नए भाव हैं उन भावों की उत्भावना करता है साहित्य, या जो पुराने भाव हैं उनको जिस रूप में पहचाना गया है, जिस रूप में चिन्हा गया है, वो आप वही चीज़ एक नए ढंग से, एक नई दृष्टि से देते हैं। या कई बार कुछ लोग इस तरीके से भी कहते हैं कि अगर अन्याय बहुत असह्य हो जाए तो उसको भी आप दर्ज कर दें। ऐसे 2-3 या और भी आप उद्देश्यों को ले लें। मुख्यतः मैंने इन्हीं तीनों चीज़ों की बात की। क्या आज की अगर हम नई हिंदी छोड़ दें, जो आप बात कह रहे हैं वो आज की हिंदी हम खुद को कर देते हैं, नई हिंदी के बजाय पुरानी ये नई हिंदी को छोड़ दें, आज की हिंदी जो हम कह रहे हैं, तो अगर हम समग्रता में देखें तो आज की हिंदी में जो साहित्य लिखा जा रहा है, क्या वो इन चीज़ों को कर पाने में सक्षम है? बिल्कुल सक्षम है। तभी रचने वाला आता है, जितना समर्थ रचनाकार आता है, जब उसके पास पहुंचती है तो उसके अनुरूप ढल जाती है। मामला ये है कि आप कितने समर्थ रचनाकार हैं और वो सामर्थ्य आपने हासिल कैसे की है। जो बात अभी कह रहे थे भगवंत और बात आ रही थी, दरअसल एक चीज़ तो हुई है कि हम अपने परिवारों में जिस नई पीढ़ी का हम जिक्र करने जा रहे हैं, यानी कि आज जो नई पीढ़ी 20 साल 25 साल की है, 25 साल पहले जब वो पैदा हुई तो परिवारों ने उनकी कलात्मक अभिरुचि के विकास के लिए क्या किया? बड़ा सवाल है। वो 5 सेकेंड का या 30 सेकेंड का या 45 सेकेंड का जो रील देख रहे हैं, ये चीज़ एकाएक तो नहीं हुई, उनको हवा में तो ये चीज़ें नहीं मिली हैं। कितने लोग, कितने परिवारों ने जो किताबें नहीं खरीद सकते थे वो लाइब्रेरियों के संपर्क में ले गए, उनको सारी चीज़ें की। तो ये इस पर विचार करना चाहिए, सारी चीज़ नई पीढ़ी का मामला। दूसरी चीज़ ये है कि नई पीढ़ी में अगर लोग नहीं पढ़ते तो ये नई हिंदी वाला कह लीजिए या पुरानी हिंदी वाली बात कह लीजिए, किसी की 10,000 कॉपी, किसी की 5,000 कॉपी और किसी की 5 लाख कॉपी कैसे बिक रही होती है? इसको तो इसी समाज में लोग पढ़ रहे हैं। ये सही है, ये सच्चाई है और हर कालखंड में रही है कि गंभीर चीज़ों के पाठक कम होते हैं।
क्योंकि एक तो आपके जीवन का तनाव आपको परेशान किए रहता है, उसमें आप ऐसा साहित्य भी ला करके पढ़ लेंगे और विचलित हो जाएंगे। अगर आप कलात्मक माध्यमों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपकी साहित्यिक अभिरुचि बहुत उन्नत हो गई है, आप अध्यापन से जुड़े हैं, पत्रकारिता से जुड़े हैं, तमाम चीज़ों से जुड़े हैं, तो आपके लिए सहज है कि आप उसे पढ़ेंगे, शायद वो आपके प्रोफेशन की चीज़ हो जाती। आम आदमी रिलीफ ढूंढता है, आम आदमी को अपने लिए चाहिए कि थोड़ा सा वो जो तमाम तरह के संकट झेल रहा है, दोबारा वह उन्हीं संकटों में नहीं जाना चाहता है, इसलिए वो लोकप्रिय लेखन की ओर जाता है, लोकप्रिय सिनेमा की ओर जाता है। आज आप देखें क्यों आज भी मनमोहन देसाई की फिल्में क्यों ज़्यादा चल रही थी उसी दौर में, क्यों किसी गंभीर फिल्मकार की फिल्में उतनी नहीं चल रही थी, जबकि वो ज़्यादा जटिल मुद्दों को उठा रहा था, सारी चीज़ें। हमारे ज़्यादा समानांतर सिनेमा के किसी अभिनेता को तब करोड़ों की लाखों की फीस नहीं मिली, तब लाख रुपए ही मिला करते थे, लाखों की फीस, बहुत मामूली फीस मिली, जबकि मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा के वहाँ काम करने वालों को मिली। तो इस बात को भी हमें समझना होगा कि यह हर कालखंड की सच्चाई है कि गंभीर चीज़ों के पाठक कम होंगे, उसके लिए रोना रोने की ज़रूरत नहीं है, और हर कालखंड में उस समय का सच दर्ज होता है। अगर नहीं दर्ज होता, आज हम क्यों कहते हैं कि अगर हमें औपनिवेशिक कालखंड में भारत को समझना, खास करके हिंदी प्रदेशों को समझना है, तो हमें प्रेमचंद के पास जाना चाहिए। इसीलिए ना, जो एक दस्तावेज है, अब वो इतिहास नहीं है, उसको भी पढ़ते वक्त ये समझना होगा कि वो इतिहास नहीं है, वो समाजशास्त्र की मुकम्मल किताब नहीं है, बस आप उससे एक आइडिया ले सकते हैं कि उस समय की चीज़ें कैसे और क्या हो रही हैं। इसी तरह आज से 50 साल बाद आज की कहानियों को, उपन्यासों को, कविताओं को या नॉन फिक्शन को पढ़ते हुए ये अनुमान ही लगाया जाएगा, या मतलब एक तरह से एक तरह की ड्राइंग बनेगी जिसमें बताया जाएगा कि इस तरह की स्थितियाँ थी, फैक्चुअल चीज़ें वहाँ नहीं मिलेंगी। तो आज की भाषा बिल्कुल समर्थ है, भाषा बदलेगी। नई पीढ़ी को जो हमने भाषा सिखाई है, जाहिर है कि वो उसी भाषा में साहित्य ढूंढेगी। भाषा हमने सिखाई है ना, हम अपने घरों में भाषा सिखाते हैं अपने बच्चे को ना, हम कहते हैं कैट बोलो, बिल्ली नहीं बुलवाते हैं मुझसे। कौन बुलवाता है भाई? ये लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, अब तो मिडिल क्लास अंग्रेजी ही बोलता है भाई, लोअर मिडिल क्लास में क्यों उसे सेब नहीं बुलवाते, उसे एप्पल बुलवाते हैं, मम्मा बुलवाते हैं। अब कितने लोग हैं जो बाबूजी बुलाते हैं? कोई नहीं बुलाता बाबूजी भाई, सब लोग डैड और पापा हो गए ऐसा। तो जो भाषा समाज में होगी, लेखक उसी भाषा को ले आएगा ना, वो कोई अबूझ भाषा तो नहीं रख सकता। आज अगर अब मैं बाबूजी वाली भाषा में कहानी लिखूंगा तो कितने लोग, अपने सही कह रहे थे ये लोग, कितने लोग कनेक्ट करेंगे उससे, कितने लोग कनेक्ट करेंगे उससे? कोई नहीं करेगा। सब डैड पापा के दौर में आ गए हैं, पाक के दौर में आ गए हैं, पता नहीं किस तरह की शब्दावलियां आ गई। तो अपने समय का यथार्थ दर्ज हो रहा है, होगा। जो जितना, फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, जो जितने सघन ढंग से उसको दर्ज करेगा वो स्मृति को ज़्यादा स्मृति में बचेगा, बसेगा। आने वाले समय में भी लोग उसको पढ़ेंगे। नहीं कर पाएगा तो ये कहा जाएगा कि अपने समय के एक महत्वपूर्ण लेखक थे, जाहिर है कि वो दायरा उनका बन जाएगा, वो उस कालखंड के लिए उपयोगी नहीं होंगे। आज अगर हम अज्ञे की बात कर रहे हैं, जैनेन्द्र की बात कर रहे हैं, प्रेमचंद की बात कर रहे हैं, राही मासूम रजा की बात कर रहे हैं, या शिवलाल शुक्ल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि सिर्फ ये अपने समय के महत्वपूर्ण लेखक नहीं थे, ये हमारे अपने समय के भी महत्वपूर्ण लेखक थे। तो ये इस बात को समझने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है। एक दूसरा प्रश्न जो, और पूंजी और बाजार का क्या संबंध है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार भाषा के ही खोल से दूसरी भाषा जन्म लेती है। हिंदी के ही विकास यात्रा को आप देखें तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अध्ययन हम इस तरीके से पढ़ते रहे हैं, तो उसी के खोल से नई भाषा निकलती रही है। और भाषा के विलक्षणों में हम ये लगातार पढ़ते हैं कि भाषा, जैसे आप कह रहे हैं कि भाषा का कहन बदलता है, भाषा नहीं बदलती। अगर भाषा बदलेगी तो उसका व्याकरण भी बदल जाएगा। ठीक बात है, भाषा का जो कहन है वो बदल जाता है। आज के समय में जब भाषा अपने खोल से दूसरी ओर जा रही है, उसका कहन बदल रहा है, उस पर बाजार का कितना दबाव है और वह बाजार के दबाव को कितना झेल रही है या उससे कितना बच पा रही है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं चाहता हूँ कि इस पर सर आपकी टिप्पणी। पे शब्द आते हैं तो उस पर कोई बहुत तकनीकी दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि वो दिक्कत शब्द उतने ही आएंगे जो कि हमारी बहुत सहज बोलचाल में इतने स्वीकृत हो चुके हैं कि हमको हिंदी की तरह लगने लगे हैं। लेकिन उसमें भी एक दूसरी शब्द, जैसे उर्दू है, उर्दू ने ब्राह्मण लिया तो उसको ब्राह्मण बना दिया, जैसे ठीक है, उसने अपनी शर्तों पर लिया जो है, वो हमारी शर्तों पर नहीं लिया कि उसको ब्राह्मण को ब्राह्मण ही लिखेगी जो है।
तो हम भी जब हॉस्पिटल को लेके अस्पताल लिख रहे हैं, जो है पुलिस को लेके पुलिस लिख रहे हैं, तो ये इसमें कोई दिक्कत किसी भी तरीके की नहीं हमको समझ में आती है, एकदम लेना चाहिए, हक है हमारा। एक दूसरी बात भी इसी में है कि मान लीजिए जो है जिनका कि हम कोई हिंदीकरण नहीं कर रहे हैं, उनको जस का तस उसी रूप में ले रहे हैं, तो उनको भी लेंगे तो उनके ऊपर हिंदी के नियम कायदे और ग्रामर लागू करेंगे। हम जब प्लाट का बहुवचन लिखेंगे तो प्लाटों लिखेंगे, जो है ब्लॉक का बहुवचन ब्लॉगों लिखेंगे, वहाँ पर हम लिखते हुए हम ब्लॉक्स या प्लाट्स नहीं लिखेंगे। जब लिखते हैं तब फिर वहाँ पे ये है कि तब हम अपनी भाषा को विकृत कर रहे होते हैं, क्योंकि हम भाषा हिंदी लिख रहे हैं लेकिन ग्रामर के नियम जो है, जो शब्द लेकर के आ रहे हैं, उसके नियम अपनी भाषा पर थोप रहे हैं। तो मैं इसको इस रूप में देखता हूँ जो है कि शब्द लेने में मुझे भी अगर जरूरत महसूस हुई तो जिस भी भाषा के शब्द बशर्ते की जो है, जो मेरे पाठक हैं उन पर मुझे भरोसा हो कि उस शब्द को समझते हैं, समझ लेंगे, उनको मैं रखना चाहूँगा, बशर्ते कि उनके ऊपर हिंदी के नियम कायदे लागू करते हैं। बिल्कुल, चूंकि घंटे का हमें किसानों का जिक्र हम कर रहे थे, दरअसल टेलीविजन ने और तमाम चीज़ों ने उन किसानों की भाषा भी बदल दी है। अब गांव का किसान आप ये ना समझिए कि अगर भोजपुरी इलाके का है तो सिर्फ ठेठ भोजपुरिया है, उसके वहाँ भी अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द आ गए हैं, वो बिगड़े रूप में ही आए हैं, लेकिन आए हैं उसके पास भी। और जो तमाम तरह के मतलब लोकप्रिय शब्दावलियाँ हैं वो उन घरों में जा चुकी हों, चाहे टेलीविज़न ने पहुँचाया हो, चाहे OTT प्लेटफॉर्म, क्योंकि हर जगह OTT प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट है, सारी चीज़ें हर जगह है। तो अब ये नहीं मानना चाहिए कि किसानों के वहाँ भाषा अभी अलग कुछ है और हमारे वहाँ कुछ अलग है। पढ़ाई लिखाई के फ़र्क के स्तर जितना ही बसंत है, चीज़ें फैली हुई हैं दोनों तरफ। इसी में बात आ गई, मैं एक बार बस किसान वाली बात में जोड़ना चाह रहा हूँ। देखिए एक बहुत आम शिकायत है और लगभग सही शिकायत है कि हिंदी कहानी में गांव गायब हुआ है। उसकी देखिए एक तो बहुत प्रैक्टिकल वजह ये है कि मैं गांव में रह करके अपनी रोजी रोजगार नहीं कमा रहा हूँ, कि मेरे अनुभव गांव के तभी तक के हैं जब तक कि मैंने इंटर तक की पढ़ाई वहाँ की। उसके बाद के गांव के सीधे अनुभव मेरे पास रोजमर्रा के अनुभव नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख सकता। जो है मैं लिखूंगा तो उसमें फिर उसके लिए मैं जा करके गाँव में रहूँ, और ऐसा कोई सिस्टम हमारा देश काल समाज नहीं बना पाया है। भाई जितना मैं इलाहाबाद में रह करके कमा रहा हूँ उससे 20,000 हमको कमी मिलेगा, मैं गाँव लौट जाऊँगा। लेकिन गांव में उतना भी कहीं से हमको नहीं मिलने वाला है, तो वहां पर रह करके हम खाएंगे क्या? तो जब तक ये जो सवाल है ना कि ये जैसे ठीक है गांव, कल को हम ये कहेंगे कि छोटे शहरों की कहानियां नहीं आ रही, क्योंकि छोटे शहरों के लोग जो है भाग करके बड़े शहरों में चले जा रहे हैं। सब प्रतापगढ़ का हर आदमी दिल्ली भाग आ रहा है, तो प्रतापगढ़ की कहानी कहाँ से लिखेगा वो? तो ये जो समस्या है, इसको जो पलायन है, रोजगार है, इन सारी चीजों से देख के रख सकते हैं। लेकिन इनकी बात में मैं एक और चीज इसी में जोड़ रहा हूँ कि जो गाँव की कहानियां कथित रूप से लिखी जा रही हैं, जिनकी कई बार बात होती है, उनमें जो चरित्रों के नाम अभी भी जो है एक पुराने तर्ज पर कोई घीसू माधव टाइप के नाम लोग रखते हुए आते हैं, और वैसी कहानियां माफ कीजिए पढ़ना मुझे एक विकृति से मतलब लगता है कि जो कहानीकार अपने चरित्रों का नाम तक सही से नहीं रख सकता, जो है वो कहानी क्या लिखेगा, उसकी कहानी में ऐसा नाम देख के कहानी रख देता हूँ। क्योंकि देखिए गरीबी है, कई बार भूख और अभाव है, लेकिन टीवी है, रेडियो है, फिल्में हैं, वहाँ से नाम जो है उनके पास भी कोई जो है हमारे बगल में पूरा जो है ठीक है, कहीं उस तरह के नाम आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे कहीं पर जो है। जैसा हमारा कहानीकार एक पुरानी जो है कि स्मृति में जो है कि वो गाँव ये है तो छेदी नाम रख दिया, उसका छेदी रख के बढ़ गया। तो ये जो हमारे दादा की उम्र के होंगे, जो है बाबा की उम्र के होंगे, उनको मिलेंगे, लेकिन हमारी उम्र के या इवन हमसे बाद की उम्र का कोई छेदी नाम का आदमी नहीं मिलेगा आपको गाँव में। बस ये बात तो निर्मल वर्मा हिंदी में गंभीर भी है और बहुत ज्यादा पढ़ी भी जाती है। इसी श्रेणी में हम विनोद कुमार, कई बार अध्यापक लोग कहते हैं कि कहानी कुछ भी हो ना हो, निर्मल वर्मा को पढ़ लो, विनोद कुमार शुक्ल को पढ़ लो, क्योंकि इनकी भाषा में जादू है, इनके लिखने में एक सम्मोहन है। आज के समय में उन सम्मोहन को ध्यान में रख करके क्या लेखनी लोगों की चल रही है, या फिर हम तथ्य पर केंद्रित हैं? क्योंकि मनोज जी ने शुरू में ये चर्चा की कि हम ये हिंदी में या अपने जो भी इसको दुर्भाग्य कहें कि हम भाषा पर, शिल्प पर बहुत कमजोर देते हैं। तो क्या सिर्फ भाषा पर जोर दे करके जो इस तरीके का लेखन था जहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल या निर्मल वर्मा को हम देखते हैं और उस सम्मोहन से जुड़ते हैं, क्या ऐसा लेखन आजकल है कि हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ इसलिए भी लोग लिख रहे हैं कि भाषा के जादू को कितनी दूर तक लेकर के जाया जा सकता है? थोड़ा हर दौर में ऐसा ही होगा कि इस तरह का लिखने वाला वर्ग छोटा रहेगा लेखकों के अंदर, और बाकी जो है वो अपनी कहानी कहेंगे। तो हमारे पास हमेशा सभी तरह का
सेगमेंट रहेगा। आज भी कोशिश कर रहे हैं। मैं रिसेंट टाइम में भी अंबर पांडे का एक उपन्यास पढ़ रहा था, मुझे मज़ा आया बहुत पढ़ के। तो उसकी भाषा जो है हम लोगों की पीढ़ी के बाकी लेखकों की भाषा से अलग है। अब उस पर आप उसकी जैसे भी उसको कंसिडर करें, लेकिन वो भाषा अलग है। तो एक वो 4 हम हैं, ये संख्या जो है हमेशा इसी तरह से हर दौर में रहेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन एक छोटा सा किस्सा मैं सुना देता हूँ। सर ने बात की थी कि भोजपुरी जो है, अब भोजपुरी ही नहीं बोलता गाँव का किसान। कुछ दिनों पहले, अच्छा एक वैधानिक चेतावनी भी है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके बाद मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। जयपुर के पास एक गांव में किसी वर्कशॉप में हम लोग थे, तो मेरे साथ मुंबई से कुछ दोस्त आए हुए थे, साथी लेकर थे। तो कहा कि भाई आपके शहर के पास है, तो थोड़ा सा कुछ हो जाए व्यवस्था। अब मैंने कहा कहाँ ढूंढा जाए। तो जाते हुए एक दुकान दिखी सब्जी की। हमने उसको पूछा कि भाई साहब ठेका है यहाँ पे? तो उसने कहा क्या? तो दूसरे साथी ने कहा कि शराब की दुकान है यहाँ पे। कहता वाइन शॉप? सब्जी वाला पूछता वाइन शॉप? हाँ वाइन शॉप। तो सब्जी वाला भी वाइन शॉप कहता है। समाज ऐसे चेंज हो रहा है, तो हमारे शब्द भी पात्र और जगह के हिसाब से चेंज होते चले जाएंगे। निश्चित तौर पर एक चूँकि लोग और इसकी चीज़ें आ रही हैं और हमारे यहाँ से वो हम बात नहीं कर रहे हैं कि वो चीज़ें छूट रही हैं। एक थोड़ा सा आपके कि लोग, हम गांव में जाते नहीं हैं, रहते नहीं हैं, तो वहाँ के शब्द कैसे अपनी कविता में लाएँ, कैसे अपनी कहानी में लाएँ। आप भी गोरखपुर में, देवरिया के बाद आपने गोरखपुर में पढ़ाई की और बाहर आ गए, लेकिन आपकी कविताओं में आज भी भुट्टा मिलता है, कुदाली मिलती है, खुरपी मिलती है, राम दुलारी जैसा चरित्र मिल जाता है। आप इसको कैसे संभव कर पाते हैं? बहुत जल्दी से एक छोटी सी टिप्पणी में देना चाहूँगा। वो सब कविताएं तो उसी दौर की हैं जिस दौर में मैं सीधे गांव से जुड़ा हुआ था, वो उसी दौर की कविताएं हैं। राम दुलारी कविता मेरे पुराने अनुभव पर आधारित कविता है। देखिए, कुछ चीज़ें आपकी रक्त मज्जा में होती हैं, तो जो लोग मेरी रक्त मज्जा में है वो तो नहीं निकले। जो मैं अपना आरंभिक समय जो मैंने गांव में गुजारा अपने नाना नानी के साथ, माता पिता के साथ, जो मेरी ट्रेनिंग हुई, वो तो मेरी रक्त मज्जा में रहेगा। अभी मैं लगातार गांव से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जाता रहता हूँ, सब कुछ है। लेकिन ये सही है कि रोज़मर्रा का जीवन नहीं है मेरे पास गांव का। गांव की हर क्षण जो बदलती तस्वीर है वो मेरे पास नहीं है। गांव की जो बदलती राजनीति है वो मैं अपने परिवार के लोगों से सुन करके जानता हूँ। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ, सीधा अनुभव मेरे पास नहीं है। लेकिन जो मेरी कविताओं में अभी संभव हो पाता है लोग, वह अभी जो मेरा जुड़ाव है उस कारण होता है। और रक्त मज्जा में कुछ चीज़ें होती हैं वो हटती नहीं है, वो आपकी अपने जीवन की ट्रेनिंग है और वो समाई हुई है। जिस तरह सांस है उस तरह वो आपके जीवन में, इसलिए वो संभव है कि एक भाषा के शब्द दूसरे पे अतिक्रमण न करे। तो हमें जो नियत समय दिया गया था, हम दूसरे इसके बाद जो सांस्कृतिक आपकी संध्या है, मुझे लगता है कि उस समय का अतिक्रमण हमें नहीं करना चाहिए। हालांकि हमें भी अतिक्रमित किया हुआ समय मिला था, लेकिन कोई बात नहीं। रचयिता की पूरी टीम को जो दिल्ली से यहाँ पर आकर के इतना सुंदर आयोजन कर रही है, और यहाँ पर जो भी लोग उसके साथ सहयोगी हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और एक अच्छा सत्र आप लोगों ने आयोजित किया, हम सभी को मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं लगातार पत्रिकाओं का संपादन करता रहा हूँ। एक पत्रिका है जिसका संपादन करता हूँ, और उस कई सारे लेख आते हैं मेरे में, लेख आते हैं जिसमें इंग्लिश के बहुत ज़्यादा शब्द प्रयोग किए रहते हैं। देशज शब्द तो मैं कहता हूँ ठीक है, प्रयोग होना चाहिए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा इंग्लिश के शब्द आते हैं तो मैं उसको कहता हूँ नहीं, इसको रिफॉर्म करके दीजिए, इसको सही करके दीजिए। अब जैसे कि ये वक्तव्य जितना आया है उसके आधार पर मुझे ये लगता है कि उसे यूं ही स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब ठीक है, तो चलो इंग्लिश के शब्द आ रहे हैं तो आने देते हैं, या फिर उसमें रिफॉर्म जरूरी है, क्योंकि वो तो मतलब बहुत सारे अच्छे लेख होते हैं। नहीं बोल रहे होते तो भाषा चलती चली जाती है। आज इतनी ही बातचीत में हम लोगों ने बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल किए होंगे, दिक्कत उससे नहीं है। दिक्कत तब होती है जब आप सायास तत्सम शब्दावली डालें या सायास अंग्रेजी की शब्दावली डालें। जो चीज अनायास आपकी भाषा में आ गई है, उसकी प्रकृति में आ गई है, चल रही है, बह रही है, उसको शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। वो शुद्ध हो चुकी है, वो शुद्ध हो चुकी है, वो आ गई है। आप उसको काटेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा, है ना। अब आप पेन को पेन ही कहेंगे, उसके लिए कलम आप आग्रह पूर्वक कहेंगे तो कलम भी हिंदी नहीं है। वो सारी चीजें, तो इस तरह के आग्रह न रखें। ये बहुत छोटा सा उदाहरण दिया। इसी तरह अंग्रेजी के बहुत सारे बड़े शब्द हमारी भाषा में अब आ गए हैं, रोगों के नाम आ गए हैं। कितने लोग कोरोना जब कोरोना आया तो दूर दूर रहने के लिए ये तमाम जो शब्द हैं, ये कितने लोग जानते थे? इस तरह के शब्दावलियों का कितने लोग प्रयोग करते थे उसके पहले? बहुत पहले आप जाएंगे तो पुष्किन की कविता में शब्द आएगा,
इस तरह का उस तरह का क्वारंटाइन जिसको कहते हैं क्वारंटाइन, इस तरह का शब्दावली। क्वारंटाइन आम आदमी भी जान गया इस शब्द को, अगर वो आता है तो आता है। अब उसके लिए अगर आप कुछ हिंदी का शब्द बनाएंगे तो वो शायद उतना संप्रेषित नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें सहजता से जो आ रही हैं आने दें, असहज ढंग से न हिंदी लाएं न असहज ढंग से अंग्रेजी लाएं। बहुत सुंदर। काफ़ी कुछ हमें हैं प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव सर, मनोज पांडे सर, नवीन चौधरी सर, भगवत अनमोल सर और संवाद जो सबके सूत्रधार थे अनुराग शेखर सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे सत्र का संचालन के लिए और इतने अच्छे सत्र को संबोधित करने के लिए।